तो आजकल एक आर्गुमेंट काफ़ी फ्लोट कर रहा है। वो है मार्केट में जो आर्गुमेंट फ्लोट कर रहा है कि यार ये नीड फॉर रिफॉर्म्स इन यूपीएससी। युवा अपना यूथफुल प्रोडक्टिव ईयर्स यूपीएससी के रिपीटेड अटेम्प्ट्स में बर्बाद कर रहा है। तो नीड फॉर रिफॉर्म्स, रिफॉर्म कर दो, उंगली कर दो कुछ ना कुछ। तो एक चीज़ बताता हूँ मैं। पहली बात तो एक चीज़ कि मैं जिसने भी कभी जिनने भी अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी हो वो खुद भी जानते होंगे कि जनरली ये नीड फॉर रिफॉर्म्स ये फ्रेज़ ही थोड़ा ऐसा है कि इसको लेके कोई भी स्केप्टिक हो ही जाएगा जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी हो। आ, खैर, देखो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो मैं मुंबई में था। मुंबई में मैं गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स के लिए फेरीज चलती हैं, तो मैं उस फेरी से जा रहा था। मैंने सोचा कि ऊपर दो मंजिला होती हैं, ऊपर वाले पे बैठ जाऊंगा जिससे व्यू अच्छा दिखेगा। मैंने सुना था कि कुछ 10-20 रुपए एक्स्ट्रा देना होते हैं टिकट में, एंड देन आपको ऊपर की सीट मिल जाती है। मैं गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऊपर की सीट नहीं दे सकते क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पे शायद किसी ने बीच में ऊपर की वाली मंजिल से कूद के सुसाइड कर ली। तो पुलिस वालों ने मना कर दिया है कि ऊपर कोई नहीं बैठेगा। अब पता नहीं ये स्टोरी कितनी सही है कि नहीं है, पर ऐसा मेरे को नाव चालक ने बोला। पर सही हो भी सकती है ना? हो सकता है सही ना भी हो। पर एक चीज़ बताओ मुझे, क्या ये कोई सही सॉल्यूशन है? सुसाइड तो नहीं रोकेगी ना इससे। अगर कोई व्यक्ति दुपट्टा लगा के सुसाइड कर ले तो क्या आप नेक्स्ट दिन से मार्केट में दुपट्टा बेचना बंद कर दोगे क्या? वो किसी और साधन से कर लेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है। हम प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ना करें वो भी गलत होगा। प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो कोई सही समाधान नहीं हुआ ना कि आप दुपट्टा बेचना बंद कर दो, है ना? तो ये दो स्टोरी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो एक आर्ग्यूमेंट है कि लोग 6-6 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 37 की उम्र तक अटेम्प्ट दे रहे हैं, यूथफुल प्रोडक्टिव ईयर्स, यूथफुल प्रोडक्टिव एनर्जी, युवा शक्ति बर्बाद हो गई, एटसेट्रा। एक बात बताओ मुझे कि किसी ने हाथ पकड़ा है क्या कि 6 के 6 अटेम्प्ट दो तुम? बाय चॉइस ही तो दे रहे हैं ना लोग। तो ऐसे में अब उसको हटा के तुम 2 अटेम्प्ट कर दो, 1 अटेम्प्ट कर दो, तो फिर होता क्या है इससे कि तुम उस व्यक्ति का तो नुकसान कर दे रहे हो ना जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड था और जेन्युइनली तैयारी कर रहा था, है ना? तो अभी देखो, एग्जाम का नेचर ऐसा है कि इसमें ओवरऑल कुछ, अगर अपन शुरुआत से लेकर आखिरी तक कोई सेलेक्ट हो रहा है उसकी प्रोसेस में देखें तो आई थिंक 11 से 12 एग्जाम्स देना पड़ते हैं, अगर मैं इंटरव्यू को भी एग्जाम मान लूँ तो। ठीक है। अभी ऐसे में आप एग्जाम का नेचर ऐसा ही कि इसमें अटेम्प्ट लगते हैं समझने के लिए। ठीक है। आईटी जेई की तरह नहीं है, उसमें 2 अटेम्प्ट होते होंगे लेकिन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। आईटी जेई में थोड़ा ज़्यादा वेल डिफाइंड सिलेबस होता है, एक ही दिन में 2 एग्जाम होके ख़त्म हो जाता है। देन एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी होता है कि सपोज़ कोई व्यक्ति चाहता था कि मेरे को आईटी बॉम्बे में ये पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए जिसके लिए मुझे 200 रैंक लाने की ज़रूरत है। मैं लेट्स से उसका टारगेट था। किसी कारणवश एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं जाता उस दिन और उसकी 200 रैंक नहीं आ पाती, तो क्या होगा? वो सड़क पे नहीं आ जाएगा, ये समझना। अगर उसका एग्ज़ाम खराब हुआ और 200 के जाए उस दिन उसकी 500 रैंक आई, तब भी उसे एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाएगा। अगर ज़्यादा खराब हुआ, वो 200 रैंक की पोटेंशियल रखता था और उस दिन 1500 रैंक आई, तब भी मिल जाएगा। 2500, 3000, 4000 रैंक भी आई, तब भी आईआईटी में कोई ब्रांच मिल जाएगी। तो वो कोई एकदम से सीधे सड़क पे नहीं आ जाता। 10,000 से ज़्यादा सीट्स हैं ओवरऑल आईआईटी में। और फिर देन जेई मेंस का एग्ज़ाम होता है एआई ट्रिपल ई का। उसमें भी कुछ मेरे को आई कांट रिकॉल, पर आई थिंक 30,000 के करीब टोटल सीट्स हैं सारे एनआईटीज़ की मिला करके। तो इन एग्ज़ाम्स में ये नहीं होता कि आपका किसी एकदम से या तो हो गया, नहीं तो बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ गए। आपको ऊपर नीचे करके कुछ ना कुछ मिल जाता है। इधर ऐसा नहीं होता। इधर क्या, आई गेस क्या 72 सीटें होती हैं एक साल में आईएएस की ओपन कैटेगरी से, इतनी कुछ आईपीएस के लिए होती होंगी ओवरऑल सारी सर्विसेज मिला के भी। अभी ये पिछले साल की हटा दें अपन, जो कुछ आई थिंक रेलवे की सर्विसेज मर्ज होकर थोड़ी सी बड़ी। अदरवाइज कुछ ओपन कैटेगरी के लिए देखें तो कुछ 250-300 सीट्स होती हैं मात्र। तो कोई व्यक्ति का एग्जाम बिगड़ जाए और वो 50 रैंक एक्सपेक्ट कर रहा था और 350 जाए, तो वो कुछ नहीं मिलेगा फिर उसको। ऐसा नहीं है कि फिर भी कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह का नेचर है एग्जाम का कि उसमें भाई अटेम्प्ट्स लगते हैं।
तो ये क्या सॉल्यूशन हुआ कि कोई व्यक्ति जो है, अरे भाई इस व्यक्ति ने तो 8 अटेम्प्ट दे दिए, तो अटेम्प्ट ही घटा दो। भाई अटेम्प्ट घटा के क्या मतलब, तुम फिर दो भी क्यों, एक ही कर दो, एक अटेम्प्ट कर दो, सिलेक्शन तो उस साल भी किसी ना किसी का हो ही जाएगा। ऐसा तो एक एग्जाम की प्रोसीजर हो रही है, सभी एक देंगे मान के चलो, तब भी फाइनल लिस्ट तो तब भी बनेगी ना। तो ये क्या आर्ग्यूमेंट हुआ कि कोई व्यक्ति अगर अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देता है तो अटेम्प्ट घटा दो, है। और वो जो यूथफुल प्रोडक्टिव ईयर्स की बात कर रहे हो, मेरे को बताना कि किस किस पर्टिकुलर वे में कहाँ प्रोडक्टिव होने वाले थे वो ईयर्स। मैं तो देखता हूँ कि भारत में रोजगार की हालत आज ये है कि मिडिल क्लास, भारतीय मिडिल क्लास युवा वर्ग, युवा से मतलब मेरा युवा युवती दोनों, भारतीय मिडिल क्लास युवा वर्ग एकमात्र आईटी ने अपने कंधों पे पूरे भारतीय मिडिल क्लास युवा वर्ग को रोजगार दे रखा है आज। आईटी एंड देन उसके आसपास डेवलप छोटी सी और जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाली इंडस्ट्रीज है, आज वो घट जाए ना, तो मुझे पता नहीं कि ये भारतीय मिडिल क्लास युवा जो है वो कहाँ रोजगार पाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में कितनी जॉब्स हैं इंडिया में, कितना ग्रोथ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स का, किसी वही मैं बोल रहा हूँ ना कि एक आईटी में तो है, और फिर कहाँ अपॉर्चुनिटी है एनीवे anyway, अगर होती भी तो लोग चले नहीं गए होते क्या। तो कौन सी ऐसी चीज़ है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा के बैठे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद भी बात यही है कि भाई किसने हाथ पकड़ा है। कोई व्यक्ति 37 तक दे रहा है, मैं कहता हूँ 50 तक देता रहे परीक्षा, किसी ने बोला तो नहीं है ना कि तुम्हें देते ही रहो। ये तो इंडिविजुअल की चॉइस है कि कब देना है और कब जाके रुक जाना है ना। अभी अगेन पहले वाली कहानी की तरह मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या नहीं है, हाँ किसी को तकलीफ होती होगी, उसके 4-5 साल बर्बाद हुए, एग्जाम अनसर्टेन है, लेकिन उसका ये सॉल्यूशन थोड़ी ना कि तुम एग्जाम के पैटर्न में उंगली कर करके उसको और खराब कर दो। कुछ चीजों का कुछ सॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो भाई मेरे अनुसार परीक्षा जैसी चल रही है, अच्छी ही चल रही है, जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं उतने ही सही, ऑन दो उसके बाद भी अनसर्टेनिटी है, आई अग्री, लेकिन अब उसको मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की उंगली करके ठीक किया जा सकता है। और मुझे वो सारे आर्ग्यूमेंट्स पता है, मतलब कि ऐसा भाई कोई सिविल सर्विसेज की परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचा तो उसको कुछ तो दे दो, ठीक है। मगर लेकिन एक चीज बताओ तुम मुझे कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग नीड होती है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं, लीडरशिप के रोल्स हैं, तो कुछ क्लैरिकल जॉब वाले रोल्स हैं, तो कुछ टेक्निकल स्पेशलिटी वाले रोल्स हैं। ऐसा कैसे एक परीक्षा जो एक पर्टिकुलर रोल के लिए डिजाइन की गई थी, उससे उसके किसी स्टेज के आधार पर तुम दूसरे में भर्ती कर लोगे, बताओ। हाँ, आरबीआई अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है तो उनकी अपनी नीड्स जो होंगी वो उनको चेक कर लेता होगा। गवर्नमेंट के बाकी पीएसयू से लेके इसरो से लेके और डिपार्टमेंट्स भी अपने अपने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ये सब कितना कितनी इसके अंदर दम है आर्ग्यूमेंट में, ये बताओ मुझे। हाँ, फिर मतलब बेसिकली मेरा यही कहना है कि जो चीज़ ऑलरेडी अच्छी स्टेट में है उसमें फालतू उंगली करके उसे ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और इफ़ एट ऑल अगर कुछ रिफॉर्म्स करने हैं तो मेरा मानना है कि वो रिफॉर्म्स का मोटिवेशन एक ही होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो मोटिवेशन होना चाहिए कि कैसे हम क्योंकि इंडिया एक हाइपर कॉम्पिटिटिव देश हो जाता है ओवर पॉपुलेशन के कारण हर एग्ज़ाम में, तो कैसे हम किसी एग्ज़ाम में अनसर्टेनिटी के फैक्टर को मिनिमाइज कर सकें, कैसे हम किस्मत के रोल को मिनिमाइज कर सकें और ज़्यादा प्रेडिक्टेबिलिटी ला सकें। तो एग्ज़ाम में कोई भी चेंज हो तो मेरा तो मानना है इस चीज़ को फोकस में रख के करना चाहिए, ना कि इस चीज़ को कि किसी व्यक्ति के हम अटेम्प्ट ही घटा दो, 2 ही अटेम्प्ट कर दो तो फिर कोई बचेगा ही नहीं कहने के लिए कि मेरे 3 साल खराब। ये तो एक बहुत ही अजीब सॉल्यूशन हुआ ना, ये कोई सॉल्यूशन है क्या? अब ना ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी, तुमने बाँस ही तोड़ दिया। तो बाँसुरी में प्रॉब्लम थी तो उसको ठीक करना चाहिए था, ना कि तुम उसको बनाना ही बंद कर दो। तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन हमको सही रखना पड़ेगा अगर चेंज करना भी है तो।